Hello dear students, so in this video we are doing polarization. Very simple and straightforward topic. Okay, so first let's understand what is polarization all about. So what we know, light is a electromagnetic wave. ठीक है, light is an electromagnetic wave. And electromagnetic wave, and this is also a transverse wave. That means the oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. राइट तो ये चीज लिखी हुई है, ट्रांसवर्स वेव है, ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर वी आर फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही काम चल सकता है। हम लोग को जो डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी चल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस कंफ्यूजन को हम बीच में नहीं लाएंगे। आप फोकस करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो ऑसिलेट कर रही है परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इन नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट मतलब नॉर्मली जैसे आपको एक लाइट सोर्स से मिलती है, आपके एलईडी बल्ब से या सन से, राइट, जो नॉर्मल सोर्सेज हैं, इनसे जो लाइट मिलती है उसमें ई के जो ऑसिलेशंस होते हैं, मतलब ई के ऑसिलेशंस जो होते हैं, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन in a plane perpendicular to the wave propagation। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये स्टेटमेंट से आप नहीं समझ पाओगे, इसको जरा पिक्टोरियली देखते हैं। वेव प्रोपगेशन हमारे लिए मान लेते हैं इस तरीके से, मतलब दिस इज द डायरेक्शन लाइट इज प्रोपगेटिंग। जो हम लोग रे ड्रॉ करते हैं ना, दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो जब ऑसिलेशंस ट्रांसवर्स वेव है तो ऑसिलेशंस इसके परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन आप समझो the any plane if you take which is perpendicular to this line, जैसे ये मेरा right, my palm is right at the moment is perpendicular to this line, but अब मेरे palm पे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, इस समय कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे 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 किसी भी ओरिएंटेशन में मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये सारी लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी। आप इस बात को समझो, अगर मान लो कोई लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन पे और कितनी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो सारी की सारी लाइंस परपेंडिकुलर ही होंगी। जैसे कि ये ऐसे सोचो, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द पाम, राइट। अभी इसमें आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी परपेंडिकुलर है, इसमें ऐसे ड्रॉ करो तो ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, इस मेन लाइन के परपेंडिकुलर है। सो कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, बिकॉज दिस प्लेन इटसेल्फ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसमें कोई भी लाइन लोगे वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बट इट कैन स्टिल ऑसिलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद इन दिस प्लेन। कौन सा प्लेन? द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेव प्रोपगेशन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो अब हम दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, ये कुछ अब सारे एरोस तो हमने दिखा सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस आर पॉसिबल, तो इसलिए हम लोग कुछ फ्यू एरोस दिखाते हैं जिससे कि दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब हमारे पास एक चीज होती है पोलरॉइड या फिर पोलराइजर। इसमें एक होती है पास एक्सिस। इसकी एक खास बात है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू दिस पोलराइजर इट ओनली अलाउज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस व्हिच आर अलाइंड विद द पोलराइजेशन एक्सिस। मतलब ये जो पास एक्सिस है इसको पोलराइजेशन एक्सिस बोलते हैं या एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हर तरफ ऑसिलेशंस है, बट इससे जब ये लाइट पास करेगी तो बाहर निकलने वाली लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशंस बचेंगे, बाकी सब ये अलाउ ही नहीं करेगा। तो ऑलमोस्ट इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। अब कैसे, कितनी कम होगी वो हम अभी बात करते हैं, बट यहाँ पे सारे पॉसिबल डायरेक्शंस हैं और यहाँ से जब पास हुआ तो कौन से ऑसिलेशंस निकलेंगे? जो इसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल हैं। बाकी सारे जो ऑसिलेशंस हैं वो कट डाउन कर देगा। अभी आप समझ रहे हो ना कि पोलरॉइड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर एक फाइन एक्सिस ऐसी होती है, राइट, दीज आर एक्सिस, राइट, एंड उसी एक्सिस में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी ऑसिलेशन, मतलब उस एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेशंस ही अलाउ होते हैं, बाकी सब कट हो जाते हैं। तो पहले ओरिजिनल ऐसी थी, बाद में ऐसी हो गई। ऑब्वियसली जब बहुत सारे ऑसिलेशंस इसने
रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो इसका मतलब है क्या कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट को आप किसी भी पोलराइड के थ्रू जब पास करते हैं तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई नॉट है किसकी, अनपोलराइज्ड लाइट की, और जब इसको फर्स्ट टाइम आप, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, फर्स्ट टाइम आप किसी पोलराइड के थ्रू पास करते हो तो इंटेंसिटी हमारी हाफ रह जाती है। अब ये थोड़ा आपको स्टार्टिंग में डाइजेस्ट करने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, आपको वो लगेगा कि सर ये हाफ क्यों होगी, है तो हाफ से बहुत कम होगी क्योंकि इसने तो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस रेस्ट्रिक्ट कर दिए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन अलाउ किया है, तो इट शुड बी रादर वेरी स्मॉल परसेंटेज, और यहाँ तो सिर्फ हाफ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस थोड़ा लॉजिकली सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये ऑसिलेशंस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। तो मान लो एक ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने लिया, ठीक है, ये मान लो मेरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, अभी इसकी पास एक्सिस है ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई आप ये तो समझ सकते हो ना कि इसके जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, बट जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो अलाउ हो जाएगा। और चूंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और सभी का पैरेलल कंपोनेंट अलाउ हो रहा है तो हाफ अलाउ होगा ओवरऑल। अगर आप पूरा इसका बिग पिक्चर देखो तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजर और दूसरा होगा उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पैरेलल वाला पूरा अलाउ हो जाएगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सो ऑन एन एवरेज आपको हाफ कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर है वो अलाउ नहीं होंगे और हाफ कंपोनेंट्स अलाउ होंगे, इसलिए ये आई नॉट बाई 2 हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो एटलीस्ट इतना भी याद तो रख सकते हो कि अनपोलराइज्ड लाइट को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वर्ड्स को मार्क करना, मैंने क्या बोला, अनपोलराइज्ड लाइट जो पहले पोलराइज नहीं हुई, जिसमें ऑसिलेशंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है, उसको फर्स्ट टाइम आप पोलराइड के थ्रू या पोलराइजर के थ्रू पास कराओगे तो जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो ओरिजिनल की हाफ होगी। इस समय फर्क नहीं पड़ता कि पोलराइड की एक्सिस कैसे अलाइंड है, मतलब मैंने आपको डायग्राम में ऐसे दिखाया, अभी कुछ ऐसा होता, दिस इज माई अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज माई अनपोलराइज्ड लाइट। मान लो मेरा पोलराइजर का एक्सिस जो है वो इस तरीके से अलाइंड है, ठीक है, तो भी अगर यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ से बाहर निकलने वाला कुछ इस डायरेक्शन का होगा, जो इसके पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो अलाउ हो जाएंगे, तो ये भी आई नॉट बाई 2 होगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइड से पास होती है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द पास एक्सिस कैसी भी हो, जो इंटेंसिटी की वैल्यू को रिजल्टेंट मिलती है वो आई नॉट बाई 2 होती है। अभी ये चीज सेकेंड टाइम, मतलब जब इस पोलराइज्ड लाइट को, मतलब जो अगर हम इस लाइट को फर्दर किसी पोलराइड से पास कराएं तब जो इंटेंसिटी मिलेगी तब हाफ नहीं होगी डियर, क्योंकि अब आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अब आपकी लाइट किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अलाइन हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट टाइम में अगर किसी आप इसको पोलराइड के थ्रू पास कराओगे तो उस पोलराइड को कैसे रख रहे हो वो उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पर मैटर कर जाती है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम मैलस लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलता है कि आपने एक अनपोलराइज्ड लाइट को पहले एक पोलराइज के थ्रू पास कराया तो आपको इंटेंसिटी मिल गई I1 और दिस वाज अलाइंड विद द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजर। आपको मालूम है कि I1 विल बी सिंपली इक्वल टू I नॉट बाई 2, ये तो मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड में दिखाया। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम पोलराइज्ड लाइट को, मतलब ये कौन सी लाइट है मेरी, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट को जब आप फर्दर किसी पोलराइड के थ्रू पास कराओगे और उसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस है,
इट इज नॉट परफेक्टली अलाइंड विद द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला पोलरॉइड ऐसे रखा था, दूसरा वाला पोलरॉइड थोड़ा ऐसे रखा हुआ है। अब मेरे पास इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर आया या फिर जो लाइट बाहर आई, उसके ऑसिलेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में है, राइट। और मेरी अब इस समय जो नेक्स्ट पोलरॉइड है उसकी एक्सिस कुछ इस तरीके से अलाइंड है। तो मैलस लॉ क्या बोलता है कि नाउ सिंस दिस इज ए पोलराइज्ड लाइट, तो अभी जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी, मतलब मान लो ये I2 है, इससे फिल्टर होने के बाद आपको I2 मिल रही है, तो I2 की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स होगी I1 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज मैलस लॉ, दिस इज मैलस लॉ। अब I1/2 नहीं है, अब ये I1 cos स्क्वायर थीटा है। अब आप इसको लॉजिकली आराम से समझ सकते हो, भाई यहां पे क्या था, पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जब हर तरफ हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है मेरी, कैसे भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और वो भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितने ऑसिलेशंस एक डायरेक्शन में है उतने ही हर डायरेक्शन में है, सब कुछ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसके अलाइनमेंट का, एक्सिस अलाइनमेंट का कोई फर्क ही नहीं था, क्योंकि फाइनली जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उनके जो कंपोनेंट इससे अलाइन है वो पास हो जाएंगे और वो एग्जैक्टली हाफ होंगे, बिकॉज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब आपके पास जो लाइट है डियर, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है। तो अब अगर आपने पोलरॉइड किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखा, तो इंटेंसिटी जो इससे बाहर मिलेगी आपको, वो डिपेंड करेगी कि इसकी पास एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पोलराइज्ड लाइट को अगर आप किसी नेक्स्ट पोलरॉइड से पास कराते हो और पोलरॉइड की पास एक्सिस का ओरिएंटेशन एंगल थीटा है विद द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट पोलरॉइड, मतलब ये वाला सीधे रखा हुआ था ऐसे और ये वाला ऐसे रखा हुआ, ये सीधे था, इसकी एक्सिस पास एक्सिस सीधे थी और ये ऐसे थी। तो इससे जब ऑसिलेशंस निकले तो वो ऐसे ऐसे थे, और ये ऐसे, ये वाले सिर्फ कंपोनेंट्स अलाउ करेगी। तो जो ये कंपोनेंट्स अलाउ करेगी, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इसके पैरेलल। और उसकी वैल्यू क्या होगी इंटेंसिटी की, I0 = I1 cos स्क्वायर थीटा। बस ये आपको चीज समझनी है। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी हाफ मिलेगी, और पोलराइज्ड लाइट को आप अगर फर्दर किसी पोलराइड से पास कराओगे तो नेट इंटेंसिटी ये होगी, वेयर थीटा इज द एंगल, ओरिएंटेशन एंगल ऑफ द पास एक्सिस ऑफ द नेक्स्ट पोलराइड। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। यही समझ गए, I1 will be I0/2 and I2 will be I1 cos स्क्वायर थीटा। अब जैसे मान लो अभी यही चीज, इसी को मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मान लो अभी हम एक पोलरॉइड लगा दें यहाँ पे, ठीक है, और इस पोलरॉइड की जो पास एक्सिस है, ठीक है, वो ये अपनी नॉर्मल डायरेक्शन है, इस वाली ये इसके प्रीवियस पोलरॉइड की पास एक्सिस है, और उससे ये दिस वाज द प्रीवियस वन, दिस वाज द प्रीवियस वन एंड दिस इज द न्यू वन पास एक्सिस। इनका एंगल आपस में जैसे θ2 है। तो यहां से जो मुझे इंटेंसिटी मिल रही, मान लो I3 है, तो अब I3 मेरी यहां पे क्या हो जाएगी, I3 मेरी हो जाएगी I2 cos स्क्वायर थीटा 2। समझ रहे हो, ये हर एक में फिर cos स्क्वायर थीटा लगता जाएगा। ये आपको चीज समझ लेनी है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं गाइस, अगर मान लो ये दोनों की पास एक्सिस, मतलब फर्स्ट पोलरॉइड और दूसरा पोलरॉइड, उनकी पास एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, एक पोलरॉइड मान लो इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी पास एक्सिस इस तरीके से है, दूसरा पोलरॉइड ऐसे रखा हुआ है जिसकी पास एक्सिस इस तरीके से है, तो क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पास होगी, अनपोलराइज्ड लाइट इससे पास होगी, तो इससे निकलने के बाद वो ये ओरिएंटेशन होगा। अब बिकॉज इसकी पास एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं है, क्योंकि सारे कंपोनेंट क्या होंगे 90 डिग्री एंगल पे होंगे, तो
तो कोई भी कंपोनेंट बाहर आएगा नहीं, ऑल दीज ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस, सो एवरीथिंग will be blocked, so intensity will be zero here, which is quite clear from this formula also. If you put theta is equal to 90 तो अपना इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। तो आप ये सोच सकते हो कि अनपोलराइज्ड लाइट को अगर आपको कंप्लीटली ब्लॉक करना है, इफ यू वांट कंप्लीट डार्कनेस, राइट, सो यू कैन यूज टू पोलराइड्स, और जिनकी पास एक्सिस को आप परपेंडिकुलर लगा दो, तो आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी डेफिनेटली जीरो मिलने वाली है, एक परफेक्ट डार्कनेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप दो पोलराइड यूज करो जिनकी पास एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करके फिर हम लोग विल कम टू न्यूमेरिकल्स। लाइट इज, ये क्या बोलता है, लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, मतलब नॉट कंप्लीटली, सम पार्ट ऑफ इट इज पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस से या रिफ्रैक्ट होती है तो थोड़ी सी पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करते हैं। ये अब देखो, एक तो तरीका था किसी लाइट को पोलराइज करने का, क्या तरीका था वो, दैट वाज यूजिंग ए पोलरॉइड या फिर पोलराइजर। ये क्या है, नेचुरल फंडा है कि किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करा लिया तो हमारी लाइट पार्शली पोलराइज हो गई। लेकिन आप बोलोगे सर पार्शियल पोलराइजेशन का क्या फायदा, हमको तो कंप्लीट पोलराइजेशन चाहिए, राइट, तो कैसे करेंगे। तो ये देखो, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डियर, एक पर्टिकुलर बहुत काम का एंगल होता है, बड़ा कमाल का एंगल होता है। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इस समय जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक सरफेस से वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक बड़ी खास चीज है, फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए ये होता है, लाइट क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। इसके लिए रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, किसी भी सरफेस से आप जानते हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। ठीक है, किसी से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा, वाइस वर्सा हो सकता है, बट होते दोनों ही फिनोमेना है, हमको पता है। तो ये दोनों फिनोमेना जब साथ में हो रहे हैं और कुछ इस तरीके से हो कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये दोनों रेज आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो पूरा लाइट कंप्लीट पोलराइज होता है। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। और इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल थीटा बी, ब्रूस्टर एंगल थीटा बी। इसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं, देखो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी कैसी लाइट है, इंसिडेंट लाइट। अभी इंसिडेंट लाइट हमारी टोटली अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट को पिक्चर में दिखाने का तरीका क्या है कि ये ऐसे डॉट्स, बड़े बड़े डॉट्स और इसके ऊपर एरोज, ये सिंबल होता है अनपोलराइज्ड लाइट का। और जहां पे सिर्फ डॉट बने हो, ये एरोज ना हो, ये सिंबल होता है पोलराइज्ड लाइट का। ये कन्वेंशन है ताकि हम इसको डिपिक्ट कर सकें, बार बार वो हमको डायग्राम ना बनाना पड़े सर्कल वाला। तो ये कन्वेंशन ले लिया हमने। ये डॉट्स के साथ अगर एरो है तो अनपोलराइज्ड, और सिर्फ डॉट है तो वो पोलराइज्ड। अब ये आई यहां पे इंसिडेंट हुई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इतना तो आप समझते ही हो। अब ये एक बड़ा पर्टिकुलर एंगल है थीटा बी, इसके लिए कुछ ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो, और इसको हम बोलते हैं थीटा बी ब्रूस्टर एंगल। और इस समय हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक, तो अब एक छोटा सा हमको समझना है, इस थीटा बी को हमको निकाल के देखना है इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो हमारा ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, डेंस मीडियम है, और लाइट इसे फॉल कर रही है। लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज म्यू। ये अपने को दिया रहता है जनरली। ठीक है, तो हम जरा स्नेल्स लॉ लगा के देखें। मान लो इस एंगल को हम बोल देते हैं आर, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले रहे हैं, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज म्यू आई एंड दिस इज म्यू आर विच इज म्यू। तो म्यू आई साइन आई
तो हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा बी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। ठीक है गाइस, अब देखो थोड़ा सा थीटा बी और आर में रिलेशन ड्रॉ करेंगे। अगर ये एंगल थीटा बी है, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये भी थीटा बी होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम होते हैं थीटा बी। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा बी हो गया तो क्या बता, तो ये एंगल कितना होगा? यस, ये होगा 90 माइनस थीटा बी। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा बी है और ये पूरा एंगल फिर से 90 है क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे भी परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 था, इसमें ये 90 माइनस थीटा बी है, तो आप ये समझ गए ये एंगल जो बचा हुआ एंगल है डियर, ये कितना हो गया? ये वापस थीटा बी हो गया क्योंकि 90 माइनस थीटा बी, थीटा बी। अब ये वापस थीटा बी, तो ये एंगल जो आर है ये 90 माइनस थीटा बी हो गया, तो एंगल आर जो है वो 90 माइनस थीटा बी हो गया, आप समझ जाओ, क्योंकि ये वापस 90 था ना, इतना एंगल थीटा बी लिखा, ये पूरा 90 था, तो बचा हुआ एंगल 90। तो क्या आ गया? साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बी। सो यहां से आ गया साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस थीटा बी, तो यहां से आ गया म्यू tan ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू म्यू, तो यहां से थीटा बी की वैल्यू आ गई tan इनवर्स म्यू। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रूस्टर एंगल। तो किसी भी दो मीडिया के लिए ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। वेरी सिंपल, राइट? आपको वो फॉर्मूला ये कैसे आया ये भी पता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी, तो इस पे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान क्या रखना है बस कि ये किसकी स्पेशलिटी क्या है? दो स्पेशलिटी। पहली बात तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वन। सेकेंड, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? अनपोलराइज्ड। क्या बोल रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट, तो मतलब ये अनपोलराइज्ड है, सब डायरेक्शंस में पॉसिबल है। इंटेंसिटी I नॉट इज मेड टू पास थ्रू थ्री पोलराइजर्स P1, P2, P3, ठीक है, सक्सेसिवली। तो पहले P1 के थ्रू पास किया, फिर P2 के थ्रू, फिर P3 के थ्रू। द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ P2 मेक्स एन एंगल θ1 विद द P1। P2 की एक्सिस जो है P1 से θ1 बना रही है, और दैट ऑफ P3 की पोलराइजेशन एक्सिस θ2 बना रही है विद P2। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग थ्रू P3? गाइस वेरी सिंपल, अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट टाइम होगा तो इंटेंसिटी अगर I नॉट है अनपोलराइज्ड, इसको आप कैसे भी, मान लो ये P1 था हमारा, P1 की एक्सिस कैसे भी रहने दो, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टाइम जब हम पास करेंगे तो इंटेंसिटी हमको क्या मिलेगी? I नॉट बाई 2। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको मान लो पास कर रहे हो किससे? P2 से। अब ये एंगल दिया हुआ, इन दोनों की एक्सिस का एंगल दिया हुआ है θ1, तो यहां से आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो होगी I नॉट बाई 2, क्योंकि इसको मिली कितनी थी? I नॉट बाई 2, और उसमें आप लगा दोगे cos स्क्वायर θ1। अब इसको हम फिर से पास करा रहे हैं P3 से। P3 की पास एक्सिस वापस किसी एंगल पे अलाइंड है, इन दोनों की पास एक्सिस का एंगल θ2 है। अब इसको इनपुट क्या मिल रहा है? ये, तो इससे आउटपुट क्या आएगा? I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर θ1, ये तो मेरा इनपुट था इसको, और इसमें cos स्क्वायर θ2, और क्योंकि हर बार वही होगा ना, cos स्क्वायर थीटा से वो रिड्यूस हो जाएगी, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। गाइस ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर, बस ध्यान क्या रखना कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट टाइम कुछ मतलब ही नहीं है एक्सेस कैसे भी है। फर्स्ट टाइम जब अनपोलराइज्ड लाइट, तो जब फर्स्ट टाइम पोलराइज करोगे तो हमेशा हाफ इंटेंसिटी मिलती है बस, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट ऑन अ बकेट फिल्ड विद
लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बी कंप्लीटली पोलराइज्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। पूरा स्ट्रेट डायरेक्ट वही केस है ब्रूस्टर एंगल का। दिस विल बी tan inverse 1.5, दैट्स इट। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल है, tan इनवर्स म्यू, इसके लिए एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी कंप्लीटली पोलराइज होती है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज मेड टू पास थ्रू टू पोलराइज, ठीक है। एक्सिस ऑफ फर्स्ट इज 60 डिग्री विद द वर्टिकल, जो पहला वाला पोलराइजर है उसकी एक्सिस जो है 60 डिग्री विद द वर्टिकल है, वाइल अदर इज हॉरिजॉन्टल, अदर हॉरिजॉन्टल है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू बोथ। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस पे चलना है इस पे। देखो अनपोलराइज्ड लाइट है तो मतलब पहले हमारी अनपोलराइज्ड लाइट बना लेते हैं हम एक समझने के लिए कुछ इस तरीके से। तो पहले वाला पोलराइजर जो है उसकी पास एक्सिस जो है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये वर्टिकल मान लेते हैं, उससे 60 डिग्री पे इसकी पास एक्सिस है, ये इसकी पास एक्सिस है, ठीक। तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक। ये इंटेंसिटी हमारी आई नॉट है मान लेते हैं। अब हमको मालूम है फर्स्ट टाइम जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, आई नॉट बाई 2 मिलेगी, कैसे भी होने दो पास एक्सिस। लेकिन ये लाइट कैसी होगी, अब इसकी पास एक्सिस से अलाइंड होगी, इसकी पास एक्सिस से अलाइंड होगी, मतलब अब ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अलाइन, इसके कंपोनेंट जो पैरेलल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई देंगे। आपने इसको दूसरे पोलराइजर से पास किया और ये इसकी पास एक्सिस कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, इनकी पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अब देखो ये एंगल, मतलब एक कोई मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये वर्टिकल था, ये एंगल 60 था, क्योंकि ये हमारा अलाइनमेंट का डायरेक्शन था, वर्टिकल से 60 डिग्री पे मैं पोलराइज कर चुका हूं पहले। नाउ इसकी पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल आ गया, 30 डिग्री आ गया गाइस, 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी पास एक्सिस और इस, मतलब एक ये वाला पोलराइड था जिसकी पास एक्सिस वर्टिकल से 60 डिग्री पे लाइन थी, राइट, और एक मेरा हॉरिजॉन्टल था। तो इन दोनों के पास एक्सिस में क्या ये हुआ, एंगल बना। ये इसकी पास एक्सिस, ये कलर चेंज करता हूं मैं, ये इसकी वाले की पास एक्सिस है विच इज मेकिंग 60 डिग्री विद द वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, ये दूसरे वाले की पास एक्सिस है। तो इनका आपस में एंगल क्या बैठा, 30। ये हमें चाहिए, क्योंकि जब हम जो मालिस लॉ लगाते हैं, मालिस लॉ में जो थीटा एंगल है वो दोनों पोलराइड की पास एक्सिस का आपस का एंगल है, राइट। और ये आपस का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल से 60 डिग्री पे थी। तो इसका मतलब तुम्हारी फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2 जो उसको मिली, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इज 30 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 cos square 30, cos 30 is √3/2, so this will be 3/4, so this will be 3 I naught by 8, that will be your resultant intensity. next question पे जाते हैं। unpolarized light है, इंटेंसिटी क्या दी हुई है, I naught पहले की, passes through two polarizers kept one on top of other। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब दोनों से पास होने के बाद, मतलब एक से पास हो गई, दो से पास हो गई, दोनों से पास हो गई, एक पोलराइड दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, और रिजल्टेंट पास होने के बाद जो मिल रही है वो I नॉट बाई 4 मिल रही है। वो बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन देयर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। गाइस आपको मालूम है कि ओरिजिनल I नॉट थी, तो फर्स्ट जब पास करेगी तो क्या हो जाएगी, I नॉट बाई 2, और दूसरे से पास करेगी तो हो जाएगी I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये आपको दी हुई है I नॉट बाई 4। पहले हो गई I नॉट की I नॉट बाई 2, फिर नेक्स्ट टाइम एंगल इज थीटा उनके बीच में, तो cos स्क्वायर थीटा लग गया, ये हो गया I नॉट से I नॉट कैंसिल, ये 2 2 4, so cos स्क्वायर थीटा इज 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, राइट, क्योंकि cos थीटा इज 1/√2, तो थीटा इज 45 डिग्रीज। तो ये हो गया। सो दीज आर द क्वेश्चंस, इसमें मैंने सारी वैरायटी कवर कर ली है, राइट, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं है। यही चीज़ में मतलब
दो ही कॉन्सेप्ट हैं, अनपोलराइज लाइट पोलराइज होगी फर्स्ट टाइम तो हाफ इंटेंसिटी, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटेंसिटी में ऐड होता जाएगा, ठीक है, और ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।